बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छी तरीके से अपने अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह के आप जानते हैं, हमने अपने फार्माकोलॉजी के सेक्शन में यस्टरडे के लेक्चर में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कफ़ क्या है, कफ़ की टाइप्स क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ किस तरह से कफ़ को ट्रीट कर रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल देता चलूँ तो एक्सपेक्टोरेंट और एंटीट्यूसिव के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह एक्सपेक्टोरेंट आपकी प्रोडक्टिव कफ़ जो है उसको ट्रीट करते हैं और किस तरह से आपके एंटीट्यूसिव जो हैं वो आपकी जो ड्राई कफ़ है उसको आपको ट्रीट करते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था। एक्सपेक्टोरेंट में आपके पास सिम्कोलेटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट थे जो आपकी प्रोडक्टिव कफ़ को ट्रीट कर रहे थे, जो आपके पेरिफेरल एंटीट्यूसिव और आपके सेंट्रल एंटीट्यूसिव जो थे वो आपकी ड्राई कफ़ के हवाले से आपके साथ थे। तो हमने इसके साथ साथ आपको सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट, अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट, सलाइन एक्सपेक्टोरेंट और आपके पास स्टिमुलेट एक्सपेक्टोरेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके यूजेस पे भी बात की थी। इसके साथ साथ हमने आपके साथ पेरिफेरल एंटीट्यूसिव, जिसमें आपके पास डिमल्सेंट और स्टीम इनहेलेशन और सेंट्रल एंटीट्यूसिव में आपके साथ उनके मैकेनिज्म और डोजेस वगैरह पे बात की थी। तो आज मेनली हमारे पास जो डिस्कशन के लिए बेसिकली मैं अगर आपको थोड़ा सा साथ आइडिया देता चलूँ कि कुछ बच्चे आपकी क्लास के कंफ्यूज हैं, उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि आपके जो सिलेबाई आपको स्लाइडें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, उन स्लाइडों का मकसद आपको जस्ट आपके कंसेप्ट्स क्लियर करना है, आपको आपके टॉपिक के साथ रिलेट करना है। देखें, आपके जो नोट्स हैं ये मेन आपका जो मवाद है, जो आपका मटेरियल है वो ये ही है। आपने इनसे ही आपने इसको फॉलो करना है। आपकी स्लाइड्स में समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर दी जाती हैं जो आपके कंसेप्ट्स के हवाले से आपके लिए ज़रूरत नहीं। अब देखें, अगर आज हमने बात करनी है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स पे, तो अगर मैं आपको अस्थमा के बारे में ना बताऊं कि अस्थमा क्या चीज़ है, तो ये आप लोगों के साथ जाती है ना। तो अगर आप लोगों को अस्थमा बता दिए, आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएं कि ये चीज़ तो नोट्सों में नहीं है, सर ने कहाँ से बता दी, ये क्यों बता दी, ये भी हमें याद करना पड़ गया। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके कंसेप्ट टॉपिक के लिए क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फिजिकल कंटेक्ट नहीं है। फिजिकल कंटेक्ट में भी ये बातें बताई जा रही होती हैं, लेकिन उस वक्त आप लोग अंडरस्टैंड करके हम आमने सामने बैठे होते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ये चीज़ हमें इसलिए बताई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आप इससे कंफ्यूज ना हो कि हमने पहले क्या किया था, अब हम क्या कर रहे हैं। हम वही कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि आप अपने नोट्सों को फॉलो करेंगे। स्लाइड्स के हवाले से जो आपको कंसेप्ट्स मिलते हैं आप उनको गेन करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे आपके नोट्सों की तैयारी के लिए। बाकी मवाद सेम, आपका अल्फाज का हेर फेर तो हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ में आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो। तो हमारे पास मेनली आज जो ट्रीटमेंट है, हम आपको ब्रीफली बताना चाहते हैं कि अस्थमा क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स पे बात करेंगे। तो बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज इन विच मैनी सेल्स एंड सेलुलर एलिमेंट्स प्ले अ रोल। कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी, आपके एयरवेज की, जहाँ से आपका सांस का आने जाने का अमल है। मैनी सेल्स एंड सेलुलर एलिमेंट्स उसमें किरदार अदा करते हैं। In susceptible individuals, this inflammation cause recurrent episodes of wheezing, जिसमें आपके पास छींकें आ रही हैं, ब्रीथलेसनेस हो रहे हैं, आप सांस आपका घुट रहा है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है और आपकी कफिंग का फिनोमेनन है, पर्टिकुलरली एट नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी में, सुबह के वक्त और आपको रात के वक्त ये शिकायत होती है आम आदमी को। देखें, अस्थमा तो एक बीमारी है ना, आम आदमी को भी सुबह के वक्त छोटी मोटी इस किस्म की छींकें आपका थोड़ा सा हो रहा होता है। जब आप उठ जाते हैं, आपके लंग्स अच्छी तरह से वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है, आपका बाहर की ताज़ा हवा अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं, तो इससे आपका फिनोमेना नॉर्मलाइज हो जाता है। सम टाइम जब आप इस किस्म की कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त आपको ये सारी फीलिंग्स भी आ रही होती हैं। ठीक है, दीज एपिसोड्स आर एसोसिएटेड विद द वाइड स्प्रेड बट वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज़ रिवर्सिबल इधर स्पॉन्टेनियसली और विद ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ आई है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपका ये जो आपका इनटेक है उसको अगर इसमें तब्दीली आ रही है, रिवर्सिबली हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियसली या आप ट्रीटमेंट के थ्रू आपका एयरवेज का जब वो फिनोमेना आपका जो है वो अपनी रूटीन पे आएगा तो उसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। अस्थमा इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग responsiveness of the tracheobronchial tree to variety of stimuli resulting in widespread spasmodic
नैरो ऑफ द एयर पैसेज विच मे बी रिलीव स्पॉन्टेनियसली और थेरापी से ये एजमा लिटरली मीनिंग अब क्या है, पेंटिंग है, क्या है, पेंटिंग है। तो इसमें अगर हम मेनली जो क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं कि जो अस्थमा को ट्रीट होने वाली पूरी क्लासेस हैं उसमें आपके पास ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं और लिकोट्राइइन एंटागोनिस्ट हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर की हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास बीटा एगोनिस्ट, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट, आपके पास मिथाइल एजेंथीन्स जो हैं मेनली आपके ब्रोंकोडायलेटर्स जो आपके यूज़ होते हैं किसके लिए, अस्थमा के लिए। और अगर हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में तो रिलीज इनहिबिटर्स, स्टीरॉइड्स और आपके पास स्लो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटीबॉडीज़ जो हैं मेनली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट से जब हम बात करते हैं तो लिप ऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स जो हैं और रिसेप्टर इनहिबिटर्स जो हैं वो मेनली आपका अस्थमा के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो अगर जो डेफिनेशन ऑफ एज़मा हम बात करें, सिंपली इट इज़ इन्फ्लेमेशन और हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोंकियल एयरवेज दैट रिजल्ट्स इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें अस्थमा को समझने के लिए यहाँ तक मेरे नहीं ख्याल कोई चीज़ कन्फ्यूजन आपके लिए रही हो। अगर हम इसके सिम्टम्स पे जैसे हमने अभी पीछे बात की है, कफिंग हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जिसको आप डिस्पनिया भी कहते हैं, और चेस्ट टाइटनेस और वीजिंग जो है ये मेनली इसके आपके सिम्टम्स हैं। तो एंटी हिस्टमिक ड्रग्स में आपका जो इम्यूनोलॉजिकल एंड नॉन इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलाई है उसमें आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और एयरवे इन्फ्लेमेशन दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो अगर आपके पास एयरवे इन्फ्लेमेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ लेके जा रही है जो आपको वीजिंग और स्टमैटिक सिम्टम्स की तरफ लेके जाती है। तो इसमें आपके पास बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, थियोफाइलिन और मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट इसके मेनली इसके लिए आपके पास हैं। और आपके पास एयरवे इन्फ्लेमेशन में ग्लूको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो हैं लिकोट्राइन मॉडिफाइड इसमें आपका मेनली इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसको अगर हम ऐड करें तो इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से एंटी हिस्टामिन, एंटी एस्थमेटिक में तो मेनली आपके पास जो सबसे पहले हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, उसके साथ आपके साथ एंटी मस्क्रीनिक एजेंट्स हैं, ठीक है। और आपके पास कौन से हैं, आपके मिथाइल जेंथीन्स ड्रग्स हैं, ठीक है। ये आपके जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं इनको हमने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसमें सबसे पहले सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, सिम्पैथोमिमेटिक्स, उसके साथ आपके पास एंटी मस्क्रीनिक हैं और मिथाइल जेंथीन हैं, मिथाइल जेंथीन इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। और सेकेंडली ब्रोंकोडायलेटर्स में मास्ट सेल स्टेबलाइजर हैं, ठीक है, और लिकोट्राइन पाथवेज हैं और आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मिसलिनियस इसमें आपके पास कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर हम आपकी स्लाइड्स के हवाले से इसको एलेबोरेट करें तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स एगोनिस्ट में जिसमें आपके पास साल्बिटामोल आपके पास इनहेलर इस फॉर्म में मिलते हैं, साल्मेटिरोल आपके पास फोमिटिरोल, निमिटिरोल, बाइटोलिटिरोल, ठीक है, आपके पास मिल लीजिए। और इसका आपके देखें जब हमने सिम्पैथोमिमेटिक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अल्फा एंड बीटा नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स जिसमें आपके पास एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन आ रही, ठीक है। बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव में हमने इसको आइसोप्रोटिनोल के में, और आपके पास बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स में एल्ब्यूटिरोल और बीटिरोल और टर्ब्यूटन आपकी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। टर्ब्यूटालीन आपका मेनली आपके सिम्पैथोमिमेटिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं जिस तरह से आपके पास बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, उसके बाद मिथाइल जेंथीन्स हैं और एंटी कोलिनर्जिक्स हैं, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक्स आपके पास आ रहे हैं। एंटी मस्क्रीनिक्स में आपके पास इप्राट्रोपियम है, ठीक है। इसमें आप इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और डायोट्रोपियम ब्रोमाइड, मिथाइल जेंथीन आपके पास थियोफाइलिन और उसके डेरिवेटिव्स हैं जिसमें आपके पास अमाइनोफाइलिन्स भी यूज़ हो रही है। अगर हम इसके मास्ट सेल स्टेबलाइजर पे बात करते हैं तो मेनली इसमें हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोफिन आपका जो कीटो टाइफिन आपके पास मेनली इस्तेमाल हो रहा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। और लिकोट्राइन्स और एंटागोनिस्ट पे जब हम बात करते हैं तो मोन्टिलोकॉस्ट एंड एज़ेफिलोकॉस्ट जो है इसका जो आपके पास आपने मार्केट में देखा भी है मोन्टिका के नाम से, ये आपकी जो क्लास है इसमें इस्तेमाल हो रहे लिकोट्राइन्स पाथवे इनहिबिटर्स जो हैं। और आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में मेनली आपके पास डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोन जो है मेनली इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके पास सिस्टेमिक इनहेलेशन, सिस्टेमिक में आपके पास हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनिसोलोन मेनली आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं। और इनहेलेशन के हवाले से बैक्लीमेथासोन
डाइप्रोपाइनेट और ब्यूटेसिनाइड और फ्लूटिकासोम आपके पास इसमें मेनली कंसिडर किए जा रहे हैं। एंटी-आईजी जो आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं, एंटी-आईजी एंटीबॉडी में आपके पास ओमालिजुमैब आपका जो मेन केमिकल है, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। विरापामिल और नेफिडिपिन जो है आपके पास आपके मार्केट में नेटरलिक्स एसआर के हवाले से अवेलेबल आपका है। तो ये भी आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपकी एस्थमेटिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल हो भी रहा है। तो यहाँ तक जो हमारी ब्रीफ ये डिस्कशन थी, देखें ये तो आपका मेनली इसमें आपका याद करने वाला आपका, मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो रट्टा लगाने वाला काम है। कि क्लासिफिकेशन को आप कंप्लीट रट्टा लगा के उसको नोट डाउन करेंगे कि किस तरह से ये आपकी इसमें कौन कौन सा साल्ट किस ब्रांड नेम में आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर हम इसके डिस्कशन में जाएं, सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे अगर हम बात करते हैं या उसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, तो मेनली ब्रोंकोडाइलेटर्स जो हैं ये वो मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशंस आर सेंट्रल टू सिम्टम्स मैनेजमेंट इन सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इनहेल थेरेपी इज़ प्रेफर्ड। जो ब्रोंकोडाइलेटर्स है इसमें इनहेल थेरेपी जो उसको प्रेफर किया जाता है। The choice between beta agonist, anticholinergic, theophylline or combination therapy depends on availability and individual response in terms of symptoms relief and side effects। इसमें हमारे पास मेनली जैसे आप देख रहे हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स में, तो आपका जो ब्रोंकोडाइलेटर्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स को जैसे हमने पीछे देखा है, सिम्पैथेटोमेटिक, मिथाइलजैंथीन और एंटीकोलिनर्जिक। एट्रोपिन, एप्राट्रोपिन जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, मिथाइलजैंथीन में अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन और सिंपैथेटिक में आपके पास सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट साल्बिटारोल और नॉन सेलेक्टिव में आइसोपेरिनोलिन आपके पास। नॉन सेलेक्टिव एड्रीनर्जिक आपके पास एगोनिस्ट जो हैं उसमें आपके पास एड्रीनलिन और एफिड्रीन मेनली इस्तेमाल होने वाले केमिकल साल्ट्स हैं। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं किस चीज़ के आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स पे, तो ब्रोंकोडाइलेशन ब्रोंकियल डायलेशन काज करते हैं आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स जो हैं। बेसिकली वो उनका नाम ही इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज़ द लेवल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। बेसिकली जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ा देते हैं किस चीज़ का लेवल? एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कॉल्ड साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी से क्या मुराद है? साइक्लिक एएमपी से क्या मुराद है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। आपने देखा है एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसमें ट्राई है, ठीक है, इसमें मोनो है, मोनो, ठीक है। तो आप इनहिबिटिंग पीडीई, पीडी क्या है आपके पास? पीडी फास्फोडाइएस्टर एंजाइम है आपके बॉडी में जो इनहिबिटिंग पीडीई इसको इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ब्लॉक करता है ब्रेक डाउन इसकी साइक्लिक एएमपी को। जब आप पीडीई को फास्फोडाइएस्टर एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे तो जो एंजाइम इसकी ब्रेक डाउन करता है साइक्लिक एएमपी, उसको आप रोक सकते हैं। सब्सिक्वेंटली दिस काज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड ब्रोंकोडाइलेशन। से आपके स्मूथ मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपकी ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है। ऑल्सो इनहिबिट रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर्स सच एज हिस्टामीन। इसमें क्या हो रहा है? इनहिबिट करता है आप किस चीज़ का रिलीज? केमिकल मेडिएटर्स का। इसमें आपके पास हिस्टामीन कंसिडर किया जा रहा है। तो आपके नोट्सों के हवाले से अगर मैं इसको आपके साथ रिवाइज़ करूं आपकी स्लाइड के साथ साथ, तो ये जो ड्रग है इनहिबिट करती है वही पीडी फास्फोडाइएस्टेज एंजाइम एंड इंक्रीज़ करती है लेवल ऑफ इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या है? साइक्लिक adenosine monophosphate which result relaxation of smooth muscle of respiratory tract. This drug also block receptor present at the surface of cell for adenosine. Adenosine is responsible for contraction of airways. आपकी जो एडिनोसिन है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके एयरवेज की कंट्रैक्शन के लिए। स्मूथ मसल्स जो आपके हैं, ठीक है, द स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवे रिलैक्स हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के हवाले से, तो रेस्पिरेटरी इफेक्ट में मेनली जैसे उनका नाम आ रहा है तो वो सबसे पहले आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। ब्रोंकी को आपकी ब्रोंकाई को क्या कहते हैं? डायलेट करते हैं। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करते हैं तो ये मेडुलरी स्टिमुलेशन जो विच कन्वर्जन एंड ट्रिमर के लिए इसका मेनली इसमें आप ये ड्रग काज करवा रही है। तो रिड्यूस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फटीग को, इम्प्रूव करती है आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को, ठीक है। इसमें आपके पास इंक्रीज़ हो रही है आपकी अलर्टनेस और पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो आपकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। लार्ज डोजेस में प्रोड्यूस रेस्टलेसनेस, जो इसकी अगर ज़्यादा डोज दी जा रही है एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स की, तो इंसोमनिया, हेडेक और कन्वर्जन वगैरह इसमें आप काज कर रहे हैं, इसमें उसका फिनोमिना कंसिडर किया जा रहा है।
अगर हम इसकी बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से, तो हाई डोज विल इंक्रीज़ कर देती है आपके हार्ट रेट को और काज करती है कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, आपकी इंक्रीज़ करती है किस चीज़ को, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को। अगर हम ब्लड वेसल्स के हवाले से बात करते हैं तो इंक्रीज़ करता है ब्लड फ्लो और बीपी जो है उसमें आपका इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी अगर हम फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, अगर हम ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो ब्रोंको डायलेशन जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, और किडनी के हवाले से ये वीक डायरेटिक एक्शन है बिकॉज इट इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो आपका जीएफआर रेट है, आपके किडनीज़ का जो फिल्ट्रेशन का फिनोमेना है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं। अगर डिक्रीज़ आपका जो सिक्रीशन हो रही है आपके नोज से, आपके माउथ से, आपके फ्रेंक्स और ब्रोंकाई से, ब्रोंकोडायलेशन करके इनको ही डिक्रीज़ कर देते हैं और आपके जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो हैं, और ये आपकी जो डिक्रीज़ करते हैं एयरवेज रेजिस्टेंस को, ठीक है, आपके एयरवेज रेजिस्टेंस को करते हैं। और रेस्पिरेटरी एजेंट्स यूज़ को ट्रीट करते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाल और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरीज, इप्राट्रोपियम एस इनहेलेशन और टायोट्रोपियम, इसमें आपका मेनली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अगर हम इसकी क्लिनिकल यूजेज पे बात करें, एक्यूट एस्थमा, क्रोनिक एस्थमा, पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू कार्डिक फेलियर और ब्रोंकोस्पाल ड्यू टू ब्रोंकाइटिस एंड एफिसीमा, इसमें मेनली आपका कंसीडर होने वाला केमिकल साल्ट है। तो इसके साथ अगर हम इसको देखते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में, तो मेनली इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपका जो जीआईटी है वो मेन इस्तेमाल होने वाला आपका केमिकल साल्ट है। केमिकल साल्ट इसमें आपके एडवर्स इफेक्ट इसमें काज करते हैं। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करते हैं तो हेडेक, एंजाइटी, इंसोम्निया। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के हवाले से बात करते हैं उसमें आपके पास टैकीकार्डिया और एरिथमियाज कंसिडर किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी जीआईटी के हवाले से तो इसमें आपको एनोरेक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स के हवाले से पल्पिटेशन, आपका टैकीकार्डिया, डिसरिथमिया, रेस्टलेसनेस में इसको आपको हिपोक्सिया जिसको आप कह सकते हैं, और आपका नर्वसनेस, ट्रिम एंड ट्रिमर्स, इसके एडवर्स इफेक्ट में आप इसको कंसिडर कर रहे हैं। एनोरेक्सिया के हवाले से नाजिया, वोमिटिंग, हेडेक और डिजीनेस, ठीक है। आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें आपका जो ग्लाइसेमिक लेवल है आपकी बॉडी में वो बूस्ट कर जाता है, और आपके पास डिक्रीज क्लॉटिंग टाइम इसमें आपके पास कंसिडर हो रहा है। आपका जो क्लॉटिंग टाइम है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहा है, और उसमें आपके पास मेनली माउथ ड्राइनेस, आपका जो मुंह है उसकी वो खुश्क हो रहा है, और उसके बाद टॉलरेंस और पैराडॉक्सिकल आपका जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है आपका उसमें कंसिडर की जा रही हैं। तो अगर हम इसकी डोज़ के हवाले से बात करते हैं तो 5 मिलीग्राम थियोफाइलिन और 6 मिलीग्राम अमाइनोफाइलिन पर केजी बॉडी वेट आईवी ओवर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए। देखें हमने इसको स्टार्ट में जब उसमें जो डोज़ के हवाले से कैलकुलेशन में देखा था कि किसी भी ड्रग की डोज़ उसके बॉडी के हवाले से, वेट के हवाले से निकाली जा सकती है। तो अगर आप 60 मिलीग्राम को पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल करके किसी बॉडी का वेट लें, उसको उसके वेट के हिसाब से 60 मिलीग्राम पे डिवाइड करके उसकी वेट निकाल सकते हैं। उसमें आईवी के इंट्रावीनस जो हम उसको देते हैं तो वो 30 मिनट्स के लिए आप अमाइनोफाइलिन और थियोफाइलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और 3 to 4 मिलीग्राम पर केजी थियोफाइलिन एवरी आवर्स, हर घंटे बाद ओरली भी ट्रीट हो सकता है। आईवी में 30 मिनट और इसमें ओरली के हिसाब से इसको 3 to 4 मिलीग्राम एडमिनिस्टर हो सकता है। 0.5 मिलीग्राम रेक्टल स्पोजिटरी जो है आप उसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं इसकी स्पोजिटरी फॉर्म में। तो आईवी स्पोजिटरी के फॉर्म से, और आपका जो इसमें आपकी जो ओरल है टैबलेट उस फॉर्म में इसकी ट्रीटमेंट आ सकती है। तो यहाँ तक ये हमारी डिस्कशन वाइंड अप हुई। इसमें हमने एस्थमा के बारे में पढ़ा, एस्थमा क्या चीज़ है आपके कंसेप्ट के लिए, क्योंकि हमने एंटी एस्थमेटिक पे बात करनी थी ना। एस्थमा क्या चीज़ है, एस्थमा को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, एस्थमा किस तरह से हो सकता है। उसके बाद हमने एंटी एस्थमेटिक की क्लासिफिकेशन पे बात की। एंटी एस्थमेटिक को जब हमने क्लासीफाई किया, अगर मैं इसको समराइज़ करूं, उसमें हमने मेनली उसको आपकी 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ब्रोंकोडायलेटर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, लिकोट्रायोन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और मिसलेनियस में आपके पास एंटी-आईजी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स को फर्दर हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया,
ठीक है। उसमें आपके पास सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, आपके पास एंटी मस्किनिक है और मिथाइल ज़ैंथीन डायरेक्ट्स हैं। तो सिम्पैथोमिमेटिक्स को हमने फर्दर अल्फ़ा एंड बीटा नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव और आपके पास बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स में हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। फिर हमने ब्रोंकोडायलेटर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, उनके क्लिनिकल यूजेस और उनके एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से और उनके डोज पे हमने इसको डिस्कस किया। तो इसको हमने फर्दर अगर हम अपनी उसमें कंटिन्यूशन में जब हम लेके गए तो आपको नेक्स्ट की करने के लिए हम इंशाल्लाह आपके पास आपका सिम्पैथेटोमिमेटिक बीटा 2 रिसेप्टर जो है साल्बिटोरोल, जो उसके मैकेनिज्म एक्शन, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स और उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। और अस्थमा एंड स्टेटस अस्थमेटिक जो डोज है उसके हवाले से आपके साथ बात करेंगे नेक्स्ट अपने उसमें। तो मैं असाइनमेंट के हवाले से आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा कि हमने जितनी क्लासिफिकेशन पढ़ी है आज एंटी अस्थमा की, तो उसमें आपके ज़िम्मे एक असाइनमेंट में लगाता हूँ जिसको आपने कल मेरे साथ डिस्कस करना है। कल तकरीबन आप लोग 12 बजे तक वो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे कि आपने जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है इनके जो ब्रांड्स हैं मार्केट में, फेमस ब्रांड नेम्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो आप मेरे से शेयर करेंगे। तमाम क्लासिफिकेशन के तमाम केमिकल्स किस किस कंपनी में किस किस, बेशक एक एक कंपनी के हवाले से, लेकिन हर केमिकल साल्ट का कोई एक ब्रांड नेम आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है कल तक के लिए। बाकी आप लोग इस लेक्चर को गौर से सुने, ठीक है। तवज्जो से सुनने के बाद इसको अगर कोई क्वेश्चन है तो पर्सनली उसको मुझसे आस्क करें, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करें। तो अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेंगे तो आपको बिल्कुल इससे आप अच्छा खासा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर इग्नोर करने के लिए तो वो बात आपके लिए क्लियर है। तो मैं फिर भी आपको बारहा याद करवाता जाऊँ, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप इसमें लेक्चर नहीं नोट करेंगे, तो जब हम फिज़िकल कॉन्टैक्ट लेंगे तो वो लोग अपनी क्लास का हिस्सा नहीं होंगे। वो लोग फ़ाइन पे करेंगे, फ़ाइन पे करने के बाद क्लास में आएंगे। इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये क्लियर कट बात है, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।